हेलो एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भैया पावर को बांटा कैसे जाता है। यार, मैं बताऊं तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड अगर तुम 2021 में बोर्ड्स दोगे तो काफ़ी फायदेमंद भी है, क्योंकि इसकी वेटेज 2021 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जितनी पहले आती थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम करेंगे क्या, इस चैप्टर में हमने तो केस स्टडी पढ़नी है, हमें दो केस स्टडी पढ़नी है। देन हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, या फिर तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग बोलूँ तो डिजायरेबल क्यों है। डिजायरेबल मतलब ज़रूरी क्यों है, काइंड ऑफ समझ लो। और देन हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स होती हैं, वो क्या फॉर्म्स हैं। ठीक है। अब ये देखो, इस चैप्टर में तुम जितने भी पॉइंट पढ़ोगे, हर पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से पढ़ना, और ऐसा भी नहीं है कि भैया तुम्हें कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा, सारे पॉइंट समझ आएंगे यार। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलो। तो दो केस स्टडी मैंने बोली थी, उसमें से सबसे पहली केस स्टडी है बेल्जियम की। बेल्जियम देखो यार, एक छोटा सा पार्ट है यूरोप का, एक कंट्री है बेल्जियम। एक जो कंट्री है, जो यूरोप तुम्हें पता होगा एक कॉन्टिनेंट है, उसका एक पार्ट है। और ये अपना बॉर्डर नेदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी के साथ शेयर करता है। लग्जमबर्ग ये रहा, जर्मनी यहाँ कहीं होती है, नेदरलैंड यहाँ कहीं होता है, फ्रांस यहाँ होता है। ठीक है। तो बेल्जियम जो है वो अपना बॉर्डर इन चार कंट्रीज के साथ शेयर करता है। और ये भी एक वन मार्कर क्वेश्चन है। देखो, अगर तुम अभी रजिस्टर या फिर पेन नहीं लेके आए हो तो ले आओ, नहीं तो अपनी बुक ले आओ और एक पेंसिल ले आओ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो या तो अंडरलाइन कर लो, और अगर बुक में वो लाइन नहीं मिलती है तो ऊपर छोटा छोटा लिख लो, चाहे हिंदी में ही लिख लो, लिख लो। क्योंकि यार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कि बेल्जियम अपना बॉर्डर नेदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी के साथ शेयर करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन है। अब बेल्जियम की एक कैपिटल है जिसे ब्रुसल्स कहते हैं। जैसे अपनी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। अब देखो, बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन जो है, एथनिक कॉम्पोजिशन इसको तुम ऐसे समझो कि हम कुछ लोग जो एक सोशल ग्रुप में आते हैं या तो एक लैंग्वेज बोलते हैं, हम उनको एक पार्ट में रख देते हैं। मतलब हम उनको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो सेम लैंग्वेज या सेम सोशल ग्रुप के अंदर आते हैं। ये डेफिनेशन देखो यार, ये सीधा गूगल से उठाई डेफिनेशन है, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा इजी लगी। तो अगर वन मार्कर क्वेश्चन आता है और तुमने ये डेफिनेशन लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भाई बता रही है तुम्हें और ये काफी ज्यादा इजी है। तो मैं प्रीफर करूंगा कि तुम ये डेफिनेशन लिख लो कहीं पे। तुम्हारी बुक में डेफिनेशन थोड़ी अजीब है, अजीब क्या है, वो भी आसान है, बट ये मेरे को ज्यादा सही लगी। ठीक है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन मैंने तुम्हें बता दिया कि जो लोग सेम सोशल ग्रुप में आते हैं या जो जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, हम उनको एक कैटेगरी में रख देते हैं, हम उनको ऐसे कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है। तो बेल्जियम का क्या है, देखो बेल्जियम में तीन टाइप के लोग रहते हैं। पहला जो डच बोलते हैं, डच कितने हैं 59%, ये वाला। 1% बोलते हैं जर्मन, ये वाला। ठीक है, ये लंबी सी जो डंडी है। और 40% ऐसे जो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। तो ये है बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन, जिसमें 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं और 59% डच स्पीकिंग पीपल हैं। ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं, वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं वलोनिया रीजन में। ठीक है। अब देखो यार, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि बेल्जियम में इतने परसेंट लोग जर्मन बोलते हैं, इतने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते हैं और इतने परसेंट लोग डच बोलते हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब सब कुछ एकदम शांतिपूर्वक तो है ना, लेकिन दिक्कत है भैया। दिक्कत इस बात की है कि जो ब्रुसल्स है अपनी, उसका थोड़ा अलग अंदाज है। ब्रुसल्स की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि ब्रुसल्स में जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, वो ब्रुसल जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे मेजॉरिटी में आ जाती है। मतलब ब्रुसल जो कि कैपिटल है, इसको तुम यहाँ पे देखो, ये देखो ये मैप। अगर तुम ब्रुसल्स के ऊपर, एक मिनट रुको जरा, अगर हम इस पे लगा दें मार्क, अगर हम ब्रुसल्स पे ध्यान ना दें तो ये जो पूरी कंट्री है, इसमें मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल। कौन?
डच स्पीकिंग पीपल, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में है। 1% अपने जर्मन भी हैं जो सबसे कम है, लेकिन उसके बारे में इतनी बात नहीं की गई है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ब्रूसल्स को अगर हम हटा दे तो मेजोरिटी में है डच, लेकिन जो ब्रूसल्स है, ब्रूसल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में है। मतलब कंट्री से एकदम अपोजिट, कंट्री में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, वही वही कम्युनिटी ब्रूसल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे आके माइनॉरिटी में आ जाती है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो 80% है ब्रूसल्स के अंदर, मतलब ये जितना पार्ट तुम देख रहे हो ये सब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, और जो ये 20% है ये डच स्पीकिंग पीपल है। अब ये बेल्जियम नहीं है, बेल्जियम मैंने 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 सोचा था कि अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है तुम्हें याद ना रहे, और मैं पाई चार्ट भी डाल दूं तो हो सकता है तुम्हें थोड़े लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो मैंने इसलिए पाई चार्ट भी डाल दिया। ओके, अब जरा इसको ले लेते हैं हम लेजर पॉइंटर। तो देखो, अ, फिर से पॉइंट फिर से रिकॉल करा देता हूँ। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बेल्जियम यानी पूरी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में थे, और मेजोरिटी में थे तुम्हारे डच स्पीकिंग पीपल। ये देखो बेल्जियम, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी दैट इज 59%, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी दैट इज 40%, 8% रिमेनिंग 8% इज जर्मन स्पीकिंग। बट ब्रूसल्स में उल्टा है, ब्रूसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में है दैट इज 80%, और डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है 20%। सात। अब ये देखो, ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा बाद में बताया जाएगा, इस पॉइंट से पहले तुम्हें श्रीलंका की केस स्टडी बताई जाएगी, लेकिन मैं पहले तुम्हें ये वाला पॉइंट समझा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यार, ऐसा था ना कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है कंट्री में, वो वही सेम कम्युनिटी कैपिटल में आके माइनॉरिटी में हो जाती है। तो थोड़ी सी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि तो ऐसा उल्टा सीधा हो रहा था, तो लोगों का दिमाग बड़ा घूमा कि भैया हम पावर दें तो किसको दें। अगर हम मेजोरिटेरियनिज्म जो तुम बाद में पढ़ोगे, अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो डच स्पीकिंग पीपल को भी मिल सकती है पावर्स, और ब्रूसल्स में क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है तो भैया उनको भी मिल सकती है पावर। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हुई थी, बट इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने एक बहुत मस्त सा कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, दैट इज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। अब 1970 से 1973 के बीच में बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला गया, 4 बार बदला गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो डच स्पीकिंग पीपल हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो इक्वल होंगे, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल की रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगी। सिमिलरली ब्रुसेल्स की अपनी एक खुद की गवर्नमेंट थी, मतलब ब्रुसेल्स की एक अलग से गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन इक्वल थी। ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं लेकिन एक ही नहीं है। ब्रुसेल्स कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे ब्रुसेल्स की खुद की गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट, बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, ठीक है। अगला पॉइंट, एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर डिसीजन लेती थी, ठीक है। आई होप ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। ब्रूसल्स का कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से 1973 के बीच में 4 बार ही बदला गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल की रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगी। ब्रूसल्स की अपनी खुद की एक गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन सेम थी। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, और एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर डिसीजंस लेती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका पे। बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको तुम अपनी बुक में मार्क कर लो, या तो नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में इंक्लूड कर लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन है। 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। वैसे ज्यादातर 3 मार्कर में ही पूछा जाता है, बट फिर भी लिख लो, ठीक है।
अब श्रीलंका की बात करते हैं तो भैया देखो ये है श्रीलंका। इसमें 74% जो पीपल हैं वो बोलते हैं सिन्हला। सिन्हला एक लैंग्वेज है जो 74% पीपल बोलते हैं। 18% तमिल स्पीकर्स हैं, दैट इज ये वाला एरिया। 18% तमिल स्पीकर्स है, लेकिन तमिल स्पीकर्स में भी एक गड़बड़ है। देखो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। जो 13% है वो श्रीलंकन है, ठीक है। 13% श्रीलंकन तमिल से, मैंने उल्टा लिख दिया है। 13% श्रीलंकन तमिल से जो वहीं पे पैदा हुए थे और वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और 5% इंडियन तमिल से। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। 13% श्रीलंकन तमिल से और इंडियन तमिल्स 5% है, ठीक है। तो बस यही कुछ चीजें थी जो तुम्हें जाननी जरूरी है। 74% तमिल स्पीकर्स हैं ये वाले, 18% सॉरी 74% सिन्हला स्पीकर्स हैं ये वाले, 18% तमिल स्पीकर्स हैं ये वाले, जिसमें से 5% हैं इंडियन एंड 13% हैं श्रीलंकन, ठीक है। 5% है इंडियन तमिल और श्रीलंकन है 13%, ठीक है। और 7% हमारे क्रिश्चियंस हैं, दोनों की दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अब एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए ताकि तुम उसको ध्यान से मतलब ध्यान में रखो, क्योंकि ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। सिन्हला है हमारे बुद्धिज्म, मतलब सिन्हला जो स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और तमिल स्पीकर्स में तुम्हारे हिंदूज भी आते हैं एंड मुस्लिम्स भी आते हैं, और 7% जो है वो तो क्रिश्चियंस हैं ही, ठीक है। अब बात आती है कि यार श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में भाई मेजोरिटेरियनिज्म लाया गया, जिस मेजोरिटेरियनिज्म बेसिकली ये देखो, मेजोरिटेरिज्म का मतलब है कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसे कंट्री को रूल करना चाहिए। अगर तुम डेफिनेशन पढ़ो तो ये भी वही कहते हैं कि अ बिलीव दैट द कम्युनिटी विच इज इन मेजॉरिटी शुड रूल द कंट्री। तो इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे देखो सिन्हला जो स्पीकर्स हैं ये मेजॉरिटी में, तो श्रीलंका में अब तुमने गेस कर ही लिया होगा कि श्रीलंका में सबसे पहले, अब तो नहीं, श्रीलंका में जो सिन्हला स्पीकर्स थे वो रूल किया करते थे, ठीक है। तो ये देखो मैंने बता दिया तुम्हें मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसे कंट्री को रूल करना चाहिए, या फिर जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो रूल करती है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई, जस्ट एक साल बाद जब हमें मिली थी, ठीक है। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग सिन्हला को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अब जो सिन्हला स्पीकर्स थे उनको जॉब्स में एंड एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा लोग फेवर करने लग गए, उनको प्रेफरेंस मिलने लग गई। और इसकी वजह से क्या हुआ यार, इसकी वजह से जो तमिल्स थे उनको बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील होने लग गया। उनको ये फील होने लग गया कि यार यार ये लोग तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम तो बस ये लोग सिर्फ सिन्हला लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी तो हैं इस कंट्री का पार्ट, हमें भी कुछ कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। बट उनको एकदम ही हिंदी में बोले तो नज़रअंदाज, अब हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड मेरे को नहीं पता, लेकिन उनको उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था बेसिकली, ठीक है। सारी की सारी फैसिलिटीज तुम्हें सिन्हला, मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज सिन्हला स्पीकर्स को दी जाने लग गई। और बुद्धिज्म जो कि सिन्हला स्पीकर्स का रिलीजन था, सिन्हला स्पीकर्स बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उसे भी फेवर किया जाने लग गया और इम्पोर्टेंस भी दी जाने लगी, ठीक है। अब ड्यू टू ऑल दिस तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड। मैंने तुम्हें बताया कि तमिल्स को बहुत बुरा लगने लगा कि यार ये लोग तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किए अगेंस्ट सिन्हला स्पीकर्स। उन्होंने एक नया तमिल इलाम डिमांड करा। इलाम मतलब होता है स्टेट, तो उन्होंने एक नया तमिल स्टेट डिमांड करा। अब बहुत सारे तमिल मिलिटेंट्स फॉर्म हुए, जिसमें से एक था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ इलाम, LTTE, ठीक है। ये पॉइंट वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर को एक अच्छी सी सुंदरता प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जब तमिल्स ने स्ट्रगल स्टार्ट किए और उनकी बातें नहीं मानी गई, उनको एक नया तमिल इलाम नहीं मिला, तो एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें दोनों की दोनों कम्युनिटीज यानी सिन्हला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स दोनों के लोग मारे गए। बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में लोगों की डेथ हुई, ठीक है। तो ये हुआ था उस टाइम पे। अब बात करते हैं भैया पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, ज़रूरी क्यों है, क्यों बेल्जियम में जब पावर शेयरिंग की गई तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे सब लोग
एकदम शांतिपूर्वक जिए, और श्रीलंका में जहाँ पे पावर शेयर नहीं की गई वहाँ पे लड़ाई क्यों हुई? ठीक है, तो पावर शेयरिंग भैया देखो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीजंस है, प्रूडेंशियल एंड मोरल। तो प्रूडेंशियल रीजंस में 3 पॉइंट्स तुम लिखना चाहो लिख सकते हो कि पहला, कि ये सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन सब को रिड्यूस करती है। मतलब रिड्यूस क्या करती है, एक काइंड ऑफ तुम समझ लो खत्म सा ही कर देती है। ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे देखो, अगर तुम मेजोरिटेरियनिज्म देखो, अगर इसमें जो श्रीलंका में हुआ, अगर इसमें सिन्हला स्पीकर्स को जब बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दिए जाने लगे तो तमिल्स और सिन्हला स्पीकर्स में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लग गए। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो ये प्रोडेंशियल रीजंस ये बताते कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को कम कर देती है। अब पावर शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तीसरा, पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा अच्छे आउटकम्स लाती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रूडेंशियल रीजंस के। अगला मॉरल रीजंस। मॉरल रीजंस का है कि जो पावर शेयरिंग है वो काइंड ऑफ आत्मा समझ लो। आत्मा मतलब स्पिरिट वर्ड से मैंने बोला, बट आत्मा तुम समझ लो, बेस समझ लो। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक काइंड ऑफ बेस है। बट अगर तुम यही लिखोगे ना, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा, दैट पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अंडर मॉरल रीजंस के, अगर तुम अंदर देखोगे दैट पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो भैया बस समझ लो तुम्हारे आंसर पे फूल छिड़के गए हैं। मतलब तुम्हारा आंसर काफी सुंदर लगेगा। अगला, जो लोग हैं उनको ये राइट होना चाहिए कि भैया जो लोग हमें गवर्न कर रहे हैं वो कौन है, और वो गवर्न हमें कैसे कर रहे हैं, वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं हमें गवर्न करने के लिए। ठीक है। तीसरा, जो मॉरल रीजन है वो पावर शेयरिंग को एज अ वैल्यूएबल एलिमेंट बताता है डेमोक्रेसी में। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो यार, जो पावर शेयरिंग हम उसकी 4 फॉर्म्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स समझ लो, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी ये ऑर्गन्स होते हैं इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली होती है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली होती है तो इनके बीच में एक बैलेंस, मतलब चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम डेवलप होता है। मतलब ये काइंड ऑफ एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट में तुम ये लिख सकते हो दैट, मतलब एग्जांपल हॉरिजॉन्टल, फिर कॉमा एग्जीक्यूटिव, फिर कॉमा, फिर जुडिशरी। ठीक है, फिर से रिकॉल कराता हूँ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है। इससे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहला पॉइंट, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, और ए मैंने लिखा है, तुम मत लिखना, ए मतलब ऑल्सो नोन एज। ठीक है, सो power sharing between different organs is also called horizontal form of power sharing. It develops a system of check and balance. And third point, horizontal, sorry, एक मिनट, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव आएगा। I'm सॉरी, मैंने अभी नोटिस किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने जरा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा लेजिस्लेटिव। ठीक है, और प्लीज राइटिंग के बारे में कुछ मत बोलना भाई। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, नो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। अगला पॉइंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी की जाती है, क्योंकि इसमें जो पावर्स हैं वो अलग अलग, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अलग अलग होती है, सबको इक्वल पावर्स नहीं मिली होती है। इसके एग्जांपल में तुम सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है, बट ये लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसे दबा नहीं सकती, इस पे अपने कुछ लॉज वगैरह नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं थोप सकती। ठीक है, अगला है बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसके एग्जांपल में तुम कम्युनिटी गवर्नमेंट लिख सकते हो, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सोशल ग्रुप्स में जो तुमने कम्युनिटी गवर्नमेंट में पढ़ा था कि वहाँ पे सोशल ग्रुप्स को एक मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट में सोशल ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप आते हैं जो कल्चरल
एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक रिलेटेड इश्यूज पर डिसीजन लेते हैं। लास्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये क्या होती हैं? ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो जब वो लीडर के पास जाते हैं तो लीडर लीडर उन सब आइडियोलॉजीज को मिला के अपनी एक खुद की आइडियोलॉजी बनाता है। और ऐसी ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं जो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके एग्जाम्पल में है कोलिएशन गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप्स तुम समझ लो, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है और उनसे अपने काम करवा, मतलब उनसे अपने अपने फायदे के लिए लॉज बनवाती है, जिससे बाकियों को भी ऑब्वियसली कोई नुकसान ना हो। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जाने से पहले तुम्हें बताना है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उनको जो पावर शेयरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है। आंसर करो जल्दी से, चला कि नहीं। और बट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट में पूछे गए क्वेश्चन दैट इज इसका आंसर कर दो। ओके, बाय बाय।